नमस्कार साथियों, मेरा नाम है डागेश कुमार। सीजी पाठशाला और डीसी क्लासेस पार्टनर में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर को अगर मैं बताऊं स्टूडेंट तो क्लास 10th के लिए और विशेष रूप से हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए होने वाला है। हाफ ईयरली में जो दुर्ग जिला ने क्वेश्चन सेट किया था वो इतने बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन थे, इस वजह से मैं जो है वो इसको 2025 के लेवल से भी देखता हूँ। बोर्ड एग्जाम में जो है क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप जरूर इसको देखने वाले स्टूडेंट, और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। और इस पूरे जो सोल्यूशन है उसका अगर आप PDF चाहते हैं तो फिर आप सीजी पाठशाला स्कूल जो व्हाट्सएप चैनल है उसको जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। उसका जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक जो है वो चेतावनी आप सभी के लिए, जो स्टूडेंट इसमें चाहते हैं कि उनको भाई बहुत फास्ट में सोल्यूशन मिल जाए, तो उनके लिए जो वीडियो लेक्चर है वो नहीं होने वाला। स्टूडेंट जो ये चाहते हैं कि एक क्वेश्चन ना सीख के वो इस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे पहलुओं को सीखे, ताकि उनका बोर्ड एग्जाम जो 2025 है वहां जो ये 15 नंबर के जो MCQ और जो खालिस्तान है और जो सही गलत का जो मामला आता है आपका, पूरे 15 नंबर में एक भी मार्क्स ना छूटे, कोई भी क्वेश्चन हो उससे रिलेटेड सारे मैं पहलुओं को बताने वाला हूं। तो जो सीखने वाले बच्चे हैं वो जो है वो आप सीखेंगे ही, लेकिन जो शॉर्टकट में सीखना चाहते हैं भैया उनके लिए नहीं होगा। ठीक है, उनको मैं बता ही देता हूं, अपना टाइम वेस्ट ना करेंगे। लेकिन अगर आप देखते हैं तो आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चंस और बेहतरीन कॉन्सेप्ट वाला वीडियो होने वाला। चलिए बढ़ते हैं आगे। और फर्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है, मैं बता दूं फिर से कि एक जो है वो नोटबुक आप अपने हाथों में रख लीजिएगा। नोटबुक जो है वो आप रख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, और नोट करते जाइएगा, क्योंकि मैं यहाँ केवल आंसर बता के आपको जो है वो यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ, आगे नहीं बढ़ने वाला हूँ। आपको जो है उनके आगे पीछे पूरे क्वेश्चंस बताऊंगा, ताकि आप जो है वो सभी चीज़ों को, पहलुओं को समझ पाएं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या आ रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण में B² - 4AC बड़ा होगा 0 से, तो फिर उसके मूलों की प्रकृति क्या होगा। मेरे प्यारे साथियों, 3 केस हम जानते हैं कि D अगर बड़ा है 0 से तब, दूसरा केस होता है D अगर 0 के इक्वल है तब, और तीसरा केस होता है D अगर लेस देन है 0 के। मतलब कि आपके पास धनात्मक मान है तब क्या होंगे मूल, धनात्मक मान है, और ऋणात्मक मान है तब, और 0 है तब क्या होते हैं। तो फिर हमें पूछा गया है क्या, ये पूरा सूत्र है आपको पता ही होगा, विभेदक। और विभेदक को किस और नाम से जानते हैं ये जो है आप कमेंट में बताएंगे। विभेदक को किस और नाम से जानते हैं उसको जो है आप कमेंट में बताएंगे। तो D का मान 0 से बड़ा है, मतलब कि पहला वाला केस है मेरे प्यारे साथियों। तो यहाँ पे जो है वास्तविक होने वाला है और असमान होने वाले हैं। अब ये 3 ऑप्शन के बारे में अगर चर्चा करें तो काल्पनिक एवं असमान कब होगा, जब D का मान जो है वो लेस देन 0 होगा, मतलब कि थर्ड वाला केस नेगेटिव वैल्यू आपको मिलेगा, ऋणात्मक मान। वास्तविक एवं समान कब होगा, जब D का मान 0 होगा। तो इस तरीके से 3 क्वेश्चन आपको मिल जाता है तीनों ही सेट के लिए। आगे बढ़ते हैं, अन्य क्वेश्चन को देखते हैं। ऐसे ही हम देखने वाले हर एक पहलुओं को। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद, मतलब A का मान क्या मिल गया मेरे प्यारे साथियों आपको पास 4, सार्वांतर क्या मिल गया, D का मान मिल गया -2। ठीक, श्रेणी के प्रथम 4 पद कौन से होंगे, इसको 2 तरीके से मैं बताऊंगा। एक जो कॉन्सेप्ट बेस्ड रहेगा, एक जो है वो आपके लिए ट्रिक रहेगा कि जल्द से जल्द आप इस क्वेश्चन को कैसे करने वाले हैं। तो समझिए, सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा इसके व्यापक रूप की तरफ कि व्यापक रूप क्या होता है। तो a + d, a + 2d और a + 3d। ठीक है, ये चाहो तो आप an के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, पर वो लंबा पड़ेगा, मैं उसको नहीं बताऊंगा। ये समझिए, फर्स्ट मेथड ये है। तो a का वैल्यू क्या है आपके पास, a को हम a1 से भी शो करते हैं, मतलब कि प्रथम पद। तो फिर a का मान है आपके पास 4, पहला पद निकल गया, पहले 4 पद बोला है, 3 पद और निकालने होंगे। द्वितीय पद तो a2 से हम शो करते हैं, और द्वितीय पद मेरे लिए क्या है, व्यापक समीकरण, क्या व्यापक पद क्या बोलते हैं इसके, a + d क्या बोल रहा हूं मैं, समांतर श्रेणी के जो व्यापक रूप है वो ये होता है। उसमें जो है वो देखिए दूसरा पद ये है। तो फिर ये a + d, a का मान बताइए, a का मान है आपके पास 4, a का मान है 4 और -2, तो कितना आ जाएगा आपके पास 2। a3 मतलब कि तीसरा पद, तो a + 2d = 4 - 2d, तो 2 × -2 क्या हो जाएगा आपके लिए 4 - 4। इसका मतलब क्या प्राप्त हो गया आपको 0, और a4 आपको प्राप्त हो जाएगा a + 3d मेरे प्यारे साथियों। तो फिर a का मान है 4 और इसका मान कितना है 3 × -2 मीन्स 4 - 6 विच मीन्स -2। तो ये देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद कहाँ है, 4 2 0
-2, 420 -2, ये रहा आपका अ नंबर। अब मैं जो ट्रिक बताने वाला हूं ये कि आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए पहला पद क्या दिया है आपका 4 है, दूसरा पद आपको निकालना है और सार्वांतर क्या है -2 है, सार्वांतर क्या है -2 है। तो आप क्या करिए इस 4 में माइनस कर दीजिए, इस 4 में 2 को माइनस कर दीजिए, मतलब इसको यहां पे लिखिए और 2 को माइनस कर दिए, कितना बचेगा आपको 2। वही काम फिर से इसको यहां पे छापो, ठीक, तीसरा पद फिर 2 माइनस करो 0, फिर इसको यहां पे छापो, फिर -2 करो, कितना आएगा -2, क्योंकि बड़े के साथ आपका माइनस साइन है -2। देखो अभी भी वही पद आ रहे हैं, अभी भी वही पद आ रहे हैं। तो बहुत फास्ट तरीके से आप कर सकते हैं स्टूडेंट। काम अच्छा लग रहा हो तो शेयर कर दीजिएगा, ठीक, काम अच्छा लग रहा हो तो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए मेहनत कर रहे हैं स्टूडेंट, सारे के सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन लाने वाले हैं। फिर से मैं रिपीट कर दूं, अगर आप अन्य जिले से हैं तो आप जो है अपना क्वेश्चन पेपर जो है वो सामने में जो नंबर दिया गया था उस पर भेज सकते हैं, और अगर आप हमारे आसपास के हैं तो ऑफलाइन क्लास जरूर ज्वाइन कर लीजिए स्टूडेंट, क्योंकि आपके लिए अगर मैं खुशखबरी बताऊं तो डीसी क्लासेस पार्टनर ने जो है वो डीसी क्लासेस पार्टनर ने जो अपने ऑफलाइन बच्चों को हमने जो है वो क्या किया था, जो प्रैक्टिस सेट दिया था और जो रिवीजन क्वेश्चन दिए थे वो सारे क्वेश्चन, इसमें से लगभग जो क्वेश्चन दुर्ग जिले ने बनाए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको दिखने वाले हैं। कुछ ही क्वेश्चन को छोड़कर लगभग बड़े क्वेश्चन, कई क्वेश्चन तो हूबहू छपे हुए स्टूडेंट। तो आप भी अगर इसका फायदा लेना चाहते हैं तो ऑफलाइन क्लास जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि भुज अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं का भुज निर्देशांक क्या होता है। बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है, गूगली फेंका है दुर्ग जिले ने कि भुज अक्ष, पहली बात तो अक्ष के बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए। ये रहा अक्ष, ठीक, चैप्टर नंबर 6 का ये क्वेश्चन है, ये भी मैं बताते जाऊंगा साथ ही साथ। चैप्टर नंबर 6 ये होता है एक्स, ये होता है वाई अक्ष। एक्स अक्ष को ही हम क्या कहते हैं, हम एक्स अक्ष को ही हम भुज अक्ष कहते हैं, क्योंकि एक्स के मान को हम भुज का मान कहते हैं और इसको कहते हैं कोटि, ठीक। अब इनका कहना है कि एक्स अक्ष पर, इस वाले अक्ष पर जो है वो एक्स का मान क्या होगा, भुज निर्देशांक पूछा है ना, मतलब एक्स का वैल्यू क्या होंगे। अब हमें पता है मेरे प्यारे साथियों, इस पे कोई भी पॉइंट अब अगर आप ले लें, कोई भी पॉइंट ले लिए, कोई भी बिंदु, तो उसमें केवल एक्स का मान होगा, वाई जो है वो सदैव 0 होता है। अगर मैं इसको 2 और ये 0 लूंगा तो इसका मतलब ये हुआ वाई तो पक्का है कि यहाँ पे 0 होगा, तो केवल और केवल x का मान होगा, और x का मान यहाँ धनात्मक है इस तरफ, तो इस तरफ तो ऋणात्मक भी हो सकता है, वो पॉइंट में भी हो सकता है। तो फिर यहाँ पे ऑप्शन बन के आता है कि कोई भी संख्या हो सकता है, ठीक। अब यहाँ पे एक बात मैंने कहा है कि अन्य पहलुओं को भी बताऊंगा। 0 कब होगा मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं यही होता कि भुज निर्देशांक जो है वो y अक्ष पे क्या होगा, या फिर y अक्ष पे जो है वो भुज निर्देशांक क्या होगा, तब आता यहाँ पे केवल y का मान होगा, केवल y का मान होगा, और x जो है वो हमेशा 0 होगा, इस अक्ष पे बात होता तो। लेकिन उसने क्या पूछा है, भुज अक्ष पे ही भुज का जो है वो आपके मान पूछा है। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। आइए बढ़ते हैं आगे। आगे के क्वेश्चंस को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक कर बचत निवेश नहीं है। भैया प्रणाम कर लो इस क्वेश्चन को, ठीक है, अच्छे अच्छे का जो है पसीना निकाल देगा, इस तरीके से क्वेश्चन सेट किया गया है। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, शानदार लेवल का क्वेश्चन सेट किया गया है दुर्ग जिले ने क्लास 10 सीजी बोर्ड के लिए। आगे बढ़ते हैं, कौन सा एक, ध्यान से समझिएगा, एक कर बचत निवेश, निवेश मतलब कि अपने पैसे को हम बचा के रखते हैं, खास चीज में लगाते हैं, वो नहीं है नहीं, नहीं है, मतलब कि कोई एक जो है उसमें से निवेश नहीं है जो हमारा बचत करे। अब बताइए मेरे प्यारे साथियों, सामान्य भविष्य निधि, जनरल प्रोविडेंट फंड, ये भी है, जीवन बीमा पॉलिसी, ये भी अपने बचत के लिए काम करते हैं। आवर्ती जमा खाता, रिकरिंग बैंक जो है डिपॉजिट अकाउंट भी हम जो है वो अपने बचत के लिए ही करते हैं। लेकिन गृह ऋण कटौती जो है वो कटौती होना एक अलग चीज है, और निवेश करना, देखो सामान्य भविष्य निधि जमा सब में हम जमा करते हैं, लेकिन कटना एक अलग चीज है। जमा किए हुए चीज जो है वो कट जाता है। तो आपके आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। कारण आपको पता चल गया होगा कि निवेश एक अलग चीज है और कटना जो है वो अलग चीज है। तो ऑप्शन नंबर अ जो है वो आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे, ठीक। अब दी गई आकृति में x का मान ज्ञात करो। ध्यान से समझिए x का मान क्या होगा। तो सबसे पहला काम, अगर ये डायग्राम आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा तो मैं और बना देता हूं इसको, कि देखियो एक वृत्त के अंदर मेरे प्यारे साथियों कुछ इस तरीके से जो आपके पास क्या मिल रहा है, एक जो है वो चतुर्भुज मिल रहा है।
क्या आप में से कोई बता सकता है ये चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं? अगर आपको पता है तो जरूर वीडियो पॉज करके आप बताइएगा स्टूडेंट कि इसका क्या कहा जाता है। तो इसके लिए मैं बता दूं, ये है आपका चैप्टर नंबर 12 प्रमेय नंबर 10 पे जरा जाइए और जो है वो मुझे बताइए इसको क्या कहते हैं। ठीक, तो इसको कहा जाता है चक्रीय चतुर्भुज। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं कौन कौन से सर? ये देखो, ये रहा सम्मुख कोण, ये रहा सम्मुख कोण और ये रहा सम्मुख कोण। उन दोनों का जो योगफल होता है सदैव क्या आता है? 180 अंश होता है। अब हमारे पास जो वैल्यू दिख रहा है चित्र से, तो कोण सी धन कोण ए, ठीक, ये वाला कोण और ये वाला कोण एक दूसरे के सम्मुख हैं, तो इन दोनों का योग भी कितना होगा? 180 अंश। कोण सी का मान 60 और इसका मान x, तो फिर यहां से इस तरीके से x का मान कितना आ जाएगा? 120 अंश आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। और भी मैं कुछ बता दूं कि ये तभी संभव है जब फिर से ये चक्री चतुर्भुज हो, मतलब कि ये चारों जो शीर्ष हैं किसी चतुर्भुज के ये वृत्त पर ही होने चाहिए, तभी वो चक्री चतुर्भुज कहलाता है, अन्यथा नहीं। आइए बढ़ते हैं आगे। अब बहुत ही शानदार, इसका भी प्रणाम कर लो मेरे प्यारे बच्चों, और एक बार जोरदार जो है वो जय जोहार लिख दीजिएगा अपने कमेंट पे। सीजी बोर्ड वाले हैं सभी, ठीक है, जय जोहार लिख दीजिएगा, छत्तीसगढ़ महतारी की जय, और जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा अगर आप अपने वीडियो देख रहे हैं तो, और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। पूरा मैं एक एक क्वेश्चन का आंसर लेके आने वाला हूं प्यारे साथियों। आइए बढ़ते हैं आगे। किसी बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर काटता है। ध्यान से समझिएगा, कौन से अक्ष को? ग्राफ जो है वो एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर काटता है, तो उसके शून्यकों की जो संख्या है वो कितनी होगी ये मुझे बताना है। कैसे होगा? तो ध्यान से देखिए, एनसीईआरटी से जो है मैंने आपके लिए ये जो है वो लाया है, क्योंकि सीजी बोर्ड में आपको इस लेवल का क्वेश्चन नहीं दिखने वाला है। एक्स अक्ष कहां पे है? तो ये रहा एक्स अक्ष, इसको जो है वो 3 बिंदुओं पर काटता है। ये रहा पहला बिंदु, ये रहा दूसरा बिंदु, ये रहा तीसरा बिंदु। तो जब कभी भी ऐसा केस मिलेगा, आंख मूंद के आपको क्या कर देना है? 3 लिख देना है, ठीक। और आंख खोल के जब देखोगे मेरे प्यारे साथियों, तो मैं फिर से बता दूं, इसको जितना बार ये कट करेगा, नोट कर लीजिएगा, कॉपी किताब आपने रखा होगा अपना, किताब मत रखना भैया, ठीक है, नोटबुक रखना, और जो भी बात बता रहा हूं उसको नोट कर लेना। एक्स अक्ष को जितना बार कट करेगा ग्राफ उतना ही शून्यक होगा, एक्स अक्ष को ना। तो सर क्या ये भी सत्य होगा क्या? आपका क्वेश्चन आ सकता है कि अगर मेरा ग्राफ ऐसे कट किया एक पॉइंट पे तो इसका कितना? एक ही शून्यक होगा। बिल्कुल स्टूडेंट, आपने सही सोचा है। फिर से, अगर मेरा ग्राफ और भी मैं बहुत सारे पहलू आपको बताऊंगा ताकि आपका एक भी मार्क्स का क्वेश्चन जो है ना छूटे। अगर मेरा ग्राफ देखिए इस तरीके से रहा, यहां पे कट कर दिया और यहां पे कट कर दिया, तो फिर यहां पे कितने? 2 होंगे। साथ ही साथ मैं बता दूं, ये वाला जो ग्राफ है वो रैखिक बहुपद का है, ये वाला ग्राफ जो है वो द्विघाती बहुपद का है, और ये वाला ग्राफ जो है वो त्रिघाती का है। मतलब कि घात 3 तो शून्यक 3, घात 2 तो शून्यक 2, घात 1 तो फिर शून्यक 1 होगा। और इस तरीके से इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन आपके पास मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं। वाई अक्ष के समांतर किसी रेखा की प्रवणता क्या होती है? ये भी अपने प्रैक्टिस सेट का ही हिस्सा है, ये भी हूबहू छपा हुआ है। आइए समझते हैं चीजों को। वाई अक्ष के समांतर, तो पहली बात तो मैं अक्ष आपके सामने जो है वो पेश करता हूं, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ठीक। क्वेश्चन का कहना है वाई अक्ष के समांतर। वाई अक्ष के समांतर अगर देखें मेरे प्यारे साथियों, अब सोचिए यहां पे अगर मैंने एक गेंद को रखा, ठीक है, प्रैक्टिकली थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, मैथ्स में तो ले जाऊंगा ही, तो क्या ये यहीं पे बना रहेगा? नहीं, एकदम फटाक से यहां पे नीचे आएगा वो, ठीक है, एकदम तुरंत ही नीचे वो गिर जाएगा। इसका मतलब ढाल क्या है? सबसे उच्चतम, सबसे हाई पे है। इसको हम कहेंगे क्या? अनंत होगा इस समय प्रवणता। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों। और अगर इसी से दूसरा क्वेश्चन आपका आता है, दूसरा क्वेश्चन आपका आएगा कि अगर मेरा कोई रेखा हमारे पास क्या है? एक्स अक्ष के समांतर है। अब वही चीज मैं कंसीडर करता हूं, लेट ये वो बॉल है, अब क्या ये इधर जाएगा कि इधर जाएगा? तो अगर ये एक्स अक्ष के पैरेलल है तो बिल्कुल यहीं पे स्टिक रहेगा, कहीं पे भी वो नहीं जाने वाला है। इस केस पे जो है वो प्रवणता क्या होता है? शून्य होता है, और इस केस पे जो है वो अनंत होता है। ध्यान रखिएगा। चैप्टर नंबर 6 प्रश्नावली जो है
है वो आपका 3 का दूसरा और 7वां क्वेश्चन जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं वहां से ये क्वेश्चन उठ के आपके लिए आया है और हूबहू डीसी क्लासेस पाटन हमने जो है वो क्वेश्चन अपने बच्चों को दिया था। चलिए बढ़ते हैं आगे। सावधि जमा खाता में निश्चित अवधि पश्चात परिपक्वता राशि ही खाली स्थान होती है। ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हमारे प्रैक्टिस सेट का ही हिस्सा है कि हमने पढ़ाने के दौरान बच्चों को सिखाते हैं कि भैया टर्म्स पे बहुत अच्छे से कमांड करिए। तो परिपक्वता राशि ही क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? मिश्र धन कहलाता है। सर मिश्र धन क्या होता है? तो मिश्र धन क्या, मैंने क्या किया? मूलधन किया जमा। जमा जो करता हूं वो मूलधन कहलाता है। कहां जमा? सावधि जमा खाते में जमा। अब इस पर लगेगा ब्याज, इस पर लगेगा ब्याज। लेट सपोज अगर मैंने 3 साल के लिए जमा किया है तो 3 साल बाद मिलेगा तो मेरा मूलधन तो मिलेगा ही और मेरा ब्याज भी मिलेगा। तो दोनों मिलकर जब आते हैं तो उसको हम एक साथ क्या कहते हैं? मिश्रधन कहा जाता है। अतिरिक्त में अगर मैं बता दूं मेरे प्यारे साथियों तो फिर यहां पे जो है वो आप एक बात याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, जिस राशि पर मूलधन की ब्याज की गणना होती है उसको मूलधन कहा जाता है। बोर्ड एग्जाम का बड़ा पॉपुलर और फेवरेट क्वेश्चन मैं मानता हूं, टीचर बड़ा पसंद करते हैं इस क्वेश्चन को पूछना कि मूलधन क्या होता है? जिस राशि पर ब्याज की गणना होती है उसको मूलधन कहा जाता है। यहां का आंसर क्या हो जाएगा? मिश्रधन यहां का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। पसंद आ रहा हो काम तो बताइएगा, कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो 794030 पर अपना क्वेश्चन व्हाट्सअप कर देना। जिस जिले से भी हो अपना जिले का जो है वो सोल्यूशन पाने के लिए या कोई भी क्वेश्चन हो पूरे चैप्टर का 6 to 10 तक के अपना डाउट यहाँ पे आप भेज सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। सबके साथ शेयर कर दीजिए वीडियो को। पूरा सोल्यूशन मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतरीन लेवल का मैं कराने वाला हूँ क्योंकि हमारे क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछले 3 सालों से लगातार हम जो है मेहनत कर रहे हैं और बच्चों का सपोर्ट रहा है कि सारे क्वेश्चन में 90% 95% जो है वो क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं, चाहे त्रैमासिक की बात हो, चाहे आपके अर्धवार्षिक की बात हो, चाहे बोर्ड एग्जाम की बात हो। आइए बढ़ते हैं। इसलिए इसी कॉन्फिडेंस से अब हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन में भी आपको हम वो चीज़ प्रोवाइड करें, लेकिन आपका सपोर्ट रहेगा तो हम आगे इसको कंटिन्यू करने में सक्षम हो पाएंगे स्टूडेंट, वरना जो है वो आगे हमें जो है वो ऑफलाइन के साथ ही जो है चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। बस आपका सपोर्ट मिलना चाहिए, अभी तक जैसे बना हुआ है वैसे ही। बढ़ते हैं आगे। तो साइन 80 डिग्री का मुझे कॉस में बताना है कि कॉस में कितना होगा। ठीक, तो भैया हमें पता है क्या कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है क्या? कॉस थीटा। कॉस थीटा, जब मैंने यहाँ पे थीटा रखा तो यहाँ पे थीटा आया, एकदम सिंपल। अब मेरे पास क्या है? यहाँ पे 80 डिग्री है, तो क्या मैं 80 डिग्री को 90 अंश में 10 अंश माइनस करके नहीं लिख सकता? आप कहेंगे सर 90 में से 10 माइनस करने पर तो क्या आएगा? उतना ही आएगा। कितना? 80 अंश आएगा। अब देखिए, लेकिन इसकी वजह से जो है हमारा फॉर्मूला कहता है कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? कॉस 10 अंश। यहाँ 10 था, यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 आ जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा? 10 अंश हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। आगे क्वेश्चन जो है इंतजार कर रहा है, बहुत ही बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन जो है यहाँ पे हम कर रहे हैं स्टूडेंट। चलिए बढ़ते हैं आगे। 6 सेंटीमीटर लंबाई के, भैया प्रणाम करो इसको जोरदार अच्छे से, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर लंबाई के एक रेखाखंड को 18 सेंटीमीटर करने के लिए स्केल गुणक क्या होता है? फिर से एक क्वेश्चन मैं बता दूं यहां से इससे रिलेटेड, तो पॉइंट नोट कर लीजिए। स्केल गुणक होता क्या है? तो संगत भुजाओं के जो अनुपात होता है उसको स्केल गुणक कहते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, मैं लेट सपोज एक जो है वो आपके पास एक रेखा है 6 सेंटीमीटर का, ठीक, एक रेखाखंड 6 सेंटीमीटर का है। अब इसको क्या करना है? मुझे 18 सेंटीमीटर करना है। तो देखिए एक भुजा जो है, एक जो है वो बड़ा वाला क्या है? 18 सेंटीमीटर, छोटा वाला क्या है? 6 सेंटीमीटर का। दोनों को अगर हम कट करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 3। देखो मैंने बड़े को बनाया है किससे? छोटे से। तो फिर मैंने क्या किया? यहाँ पे इस बड़े वाले को छोटे वाले से भाग कर दिया तो आंसर आया 3, और यही आपका आंसर होता है कि 3। स्केल गुणक क्या है आपका? 3, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो जो है वो बड़ा होगा। और कहना क्या है? स्केल गुणक अगर 1 से बड़ा है तो आपको इमेज कैसा मिलेगा? बड़ा मिलेगा। तो फिर 6 सेंटीमीटर हमारे पास था, उसको हमने बड़ा करेंगे तो फिर एक बड़ा सा इससे बड़ा मिल जाएगा हमारे पास कि ये 18 सेंटीमीटर का है, तो ये तो गुना हो गया, तो 3 गुना ये जो है वो बड़ा हो गया है। इस तरीके से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। आगे जो है वो सत्य सत्य का मामला है, बहुत ही इजी से क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। ऐसी परिस्थिति जिसमें एक राशि के बढ़ने, ध्यान से देखिएगा, बढ़ने या घटने से दूसरा राशि घट या बढ़ जाता है। कैसे ट्रिक कर रहा है? यहीं पे आंसर छुपा हुआ है आपका कि बढ़ने पर
यहाँ पर क्या लिखा है, घटना, मतलब उल्टा पुल्टा। जब घट रहा है तो यहाँ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, उल्टा पुल्टा। और इसको पूछ रहा है कि क्या ये बात सही है कि विक्रमानुपात होगा ये। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, आइए अगर सोचिए, धूप अगर तेज हुआ, धूप अगर तेज हुआ तो क्या वाटर लेवल घटेगा नहीं। मतलब कि एक चीज के बढ़ने से दूसरा चीज क्या हुआ, घट गया। एक चीज के बढ़ने से दूसरा चीज घट गया। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट समझिए कि अगर मैं क्या करता हूं कि हमारे अब जो है वो सामने क्या आने वाला, गणतंत्र दिवस आने वाला है। गणतंत्र दिवस के दिन हमने क्या किया, लड़के लोगों को बोला कि भैया जो है बाहर में जो कुर्सियां जो हैं रखी हुई उसको अंदर ले जाओ। अगर मैं कम लड़कों को बोलता हूं तो ज़्यादा टाइम लगेगा चीज़ों को अंदर करने में, लेकिन यहीं पे अगर मैं लड़कों की संख्या अगर बढ़ाता हूं तो समय जो है वो कम हो जाएगा। समय जो है वो कम हो जाएगा, मतलब कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ने से लगने वाला जो टाइम है वो कम हो गया। मतलब एक राशि को बढ़ाने से दूसरा राशि जब घटने लग जाए तो निश्चित रूप से ये क्या होता है, विक्रमानुपात होता है। 100% सत्य है। अब कहेंगे सर समानुपात क्या होता है। समानुपात मेरे प्यारे बच्चों साथ ही साथ समझ लीजिए कि यहां से एक नंबर का क्वेश्चन और आ सकता है कि दो तुल्य अनुपातों में जो संबंध होता है उसको हम क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। और दूसरा चीज इसमें कॉन्सेप्ट अगर समझे, जब एक राशि को बढ़ाएं तो दूसरा राशि भी अगर बढ़ता है तो उसको हम कहते हैं क्या, समानुपात कहते हैं। देखो नाम में ही स्पष्ट है, समधन अनुपात। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मिठाई बढ़ाऊंगा, अगर मैं मिठाई बढ़ाऊंगा तो कीमत भी उसका क्या होगा, बढ़ेगा। उसका जो कीमत है, उसका जो मूल्य है वो क्या होगा, बढ़ेगा। मिठाई की संख्या बढ़ने पर कीमत बढ़ेगा, पेन की संख्या बढ़ाने पर कीमत बढ़ेगा। ठीक, जितना ज़्यादा बारिश होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, आपका वाटर लेवल बढ़ता जाएगा। बढ़ते हैं आगे। त्रिकोणमिति सर्व समीकरण, सर्व समीकरण वे समीकरण हैं जो कोणों के सभी मानों के लिए संतुष्ट होते हैं। 100% ये बात सत्य है। और साथ ही साथ आपके लिए टास्क है, कितने जो है वो सर्व समीका है, कितने जो सर्व समीका होते हैं उसको आप बताने वाले हैं नीचे कमेंट में मेरे प्यारे साथियों, ताकि मुझे पता चले कि आपका नॉलेज कितने किस लेवल का है। बढ़ते हैं आगे। होम लोन की अदायगी में, वाह क्या क्वेश्चन है। होम लोन की अदायगी में मूलधन एवं ब्याज पर आयकर में एक निश्चित सीमा में छूट दी जाती है। बिल्कुल सही बात है, 80C के तहत जो है वो आपको छूट प्राप्त होता है। इस पे होम लोन की अदायगी में मूलधन एवं ब्याज पर जो है वो मैक्सिमम जो है वो कुछ क्राइटेरिया रहता है, 1.5 लाख या 2 लाख रुपए तक जो भी होगा वो पढ़ लीजिएगा अगर आपको अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो फिर। ठीक, तो वो जो है वो ये बिल्कुल सत्य बात है मेरे प्यारे साथियों। ठीक, ये सारे क्वेश्चन जो हम बेसिक में कराते हैं हमारे क्लास के दौरान। ठीक, तो हमारे बच्चों ने तो फिर बना के आए हैं इसको, बहुत लोगों ने, कुछ लोगों को डाउट है, इसी वजह से वीडियो लेक्चर हम उनके लिए शूट कर रहे हैं और आप सभी के लिए। वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। चैप्टर नंबर 12 प्रमेय क्रमांक कहाँ पे देखना है आपको, प्रमेय क्रमांक 13 पे जाके आंसर मिल जाएगा। आइए आप वीडियो पे हैं तो मैं वीडियो पे ही बता देता हूँ। एक वृत्त पे बाह्य बिंदु, ठीक, बाह्य बिंदु कहाँ, यहाँ कहीं बाह्य बिंदु है, लेट पी, इससे स्पर्श रेखा, ठीक, और क्वेश्चन में बताऊंगा इससे रिलेटेड। स्पर्श रेखा क्या है, इसको छूते हुए जाएगा स्पर्श रेखा, ये हुआ स्पर्श बिंदु, मान लो जाए ए, और ये है आपका बी। तो फिर ये पी ए और पी बी के बारे में पूछा जा रहा है कि क्या ये इनकी लंबाई बराबर होगा, तो 100% सही बात है, ये इनकी लंबाई बराबर होता है। कौन कहता है, प्रमेय नंबर 13 कहता है। ठीक, साथ ही साथ मैं बता दूं मेरे प्यारे साथियों, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से केवल और केवल 2 स्पर्श रेखाएं ही खींची जा सकती है। बोर्ड का बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है ये भी आप तैयार कर लेंगे। बढ़ते हैं आगे। आगे एक लास्ट क्वेश्चन इंतजार कर रहा है, एक और स्लाइड है लग रहा है। यदि कोई 2 त्रिभुज किसी तीसरे त्रिभुज के समरूप हो, कोई कितना, 2 त्रिभुज जो है वो तीसरे त्रिभुज के समरूप है, तो क्या वे दोनों त्रिभुज भी आपस में समरूप होंगे। 100% सही है। कैसे, ध्यान से समझिए। समरूप है, मान ले जाए ये ए, ये बी और ये सी, ठीक, ये एम एन ओ। अब क्या हो रहा है कि बारी बारी से एक और त्रिभुज हमारे पास एक्स वाई जेड है, तो ये जो है वो इसके साथ समरूप है और ये भी इसके साथ समरूप है। ये इसी तरीके का मामला आप समझ लीजिए मेरे प्यारे साथियों कि ए जो है वो क्या हो रहा है, आपके सी के इक्वल है और बी भी जो है वो सी के इक्वल है, तो फिर आपस में ये भी क्या हो जाएंगे, आपके इक्वल हो जाएंगे। देखो ना, एक ही चीज़ के तो इक्वल है, एक ही चीज़ के इक्वल है। तो फिर, या फिर मैं कहूँ कि रामू के पास या राम के पास
पास जो है वो 100 रुपये है, राम के पास 100 रुपये है, और मैं अगर कहूँ श्याम के पास भी 50-50 के दो नोट है, 50-50 के दो नोट है, अर्थात 100 ही रुपया है। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि राम और श्याम के पास जो पैसे हैं वो बिल्कुल बराबर हैं? तो इनके पास जो कीमत है पैसों का वही इनके पास भी है, तो फिर मैं इनके भी क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। वैसे ही सेम अगर ये अलग अलग भी इस तीसरे के साथ, नंबर 1 जो है वो नंबर 3 से है, नंबर 2 भी जो है वो 3 के साथ जो है वो क्या है, समरूप है, सिमिलर है, तो फिर ये पक्का है कि 1 और 2 भी आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। साथ ही साथ आपके और नॉलेज बढ़ाने के लिए मैं बता दूं, चैप्टर नंबर 11 पे जाइए और आप देख लीजिए इसके प्रमेय नंबर 8 को देख लीजिएगा स्टूडेंट, वहां पे आपको इसका अच्छा खासा नॉलेज मिल जाएगा। बढ़ते हैं आगे, और आगे आपके लिए क्या जानकारी है, आगे जानकारी ये है कि अगर काम अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टूडेंट। साथ ही साथ एक अतिरिक्त जानकारी और बता दूं कि आगे जो क्वेश्चन आएगा उस पर हम 3 मार्क्स 2 मार्क के क्वेश्चंस को जो है वो इस अगले वीडियो लेक्चर में जो है वो कवर करने वाले हैं, तो फिर वीडियो पर बने रहिएगा। और कोई भी आपका डाउट हो तो 7974794030 पर जो है आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, या फिर आप कमेंट का जो है वो यूज़ करने वाले हैं स्टूडेंट। कॉपी और जो है पेन अपने साथ रखिएगा, और मिलेंगे किसी भी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय जोहार और जय हिंद का नारा लगाकर आप जो है कमेंट को जो है वो भर दीजिए स्टूडेंट। मिलते हैं किसी और वीडियो में।